Hello students, this is my short video to explain the meaning of certain items which are included in current assets and in current liabilities. Okay, so this is the balance sheet drawn here. In the balance sheet I have shown various items. तो अब यहाँ पर देखेंगे हम पहले asset side में. asset side के अंदर हमारे land and building, plant machinery, furniture, fixture को encircle किया. ये हमारी fixed tangible assets हैं. गुडविल और पेटेंट्स ये हमारे फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर इसके नीचे जो डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश एंड बैंक क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी करंट असेट्स हैं. तो करंट असेट्स जो होती हैं वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड कैश इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 1 ईयर. 1 साल के भीतर हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं इसमें डेटर्स. डेटर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी पेंसिलो साथ में तो लिख भी लेना. ठीक है, डेटर्स आर द कस्टमर्स टू whom we sell the goods on credit. So who are the debtors? Debtors are the customers to whom we sell the goods on credit. उधार बेचते हैं उन्हें और वो हमें पैसे लौटा देंगे अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 में, 3 में, जब भी. बिजनेस में ऐसे चलता है. अब उसके नीचे बिल्स रिसीवेबल. So bills receivable is also one of the current asset. When debtors withdraw bills receivable, okay, so how should I say कि जब जो debtors only are converted into bills receivable, हमने अपने goods debtors को बेचे और हम अपनी पेमेंट को श्योर करना चाहते हैं कि भाई भविष्य में मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो पैसा देने से मना कर दे, तो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. उसके ऊपर अमाउंट लिखा होता है, डेटर ने जितना हमें वो पे करना है और कितने समय के बाद देना है, सारे डिटेल होते हैं. उसके ऊपर हम डेटर के साइन ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं. तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल. वो हमारे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल. तो यानी कि क्या हुआ, जब डेटर ने उसको साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा डेटर अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा और उसकी जगह पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट खुल जाएगा. तो डेटर गेट कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल. तो दोनों ही हमारी असेट हैं. सो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को, इन दोनों को देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ, एंड दे गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द क्रेडिट सेल. ठीक है, इसके बाद अगला है प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, विच आर नॉट ड्यू. So prepaid expenses are not due, but still we have paid them in advance. अभी ड्यू डेट भी नहीं आई, वो खर्चा हमने पहले ही दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम उसको अपनी एज अ करंट असेट ट्रीट करेंगे. अगला है इसमें एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम का मीनिंग भी लिख लीजिए. इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. एक्रूड इनकम मीन्स द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. तो फ्यूचर में मिल जाएगी, कोई बात नहीं, तो हमने उसको एज अ करंट असेट शो किया. ठीक है, हम बिजनेस में एक प्रिंसिपल मानते हैं कि बिजनेस एज अ इंडेफिनिट लाइफ. तो जो इनकम आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, जो खर्चे की पेमेंट आज नहीं की हम कल कर देंगे. इट्स लाइक दैट. इसके बाद है कैश. ये कैश इन हैंड है, और ये बैंक, जो बैंक बैलेंस है हमारा. फिर है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक वही है इन्वेंट्री. ठीक है, ओके. तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे के सारे आइटम हमारे करंट असेट्स के हैं. ठीक है, अगर और करंट असेट्स को वी शुड बी, देखो ये 2 असेट तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, कैश और बैंक, बट बाकियों को हमें कन्वर्ट करना होता है 1 साल के अंदर कैश में मैक्सिमम. अच्छा स्टूडेंट्स, ये 2 आइटम इसमें से ऐसे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल. इसको कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगे, कितना न, कह नहीं सकते. और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा. तो अगर हम इन दोनों असेट को एक्सक्लूड कर दें तो जो बाकी की बची हुई असेट है उनको हम कहेंगे लिक्विड असेट्स. लिक्विड असेट्स. सो लिक्विड असेट्स आर दोज करंट असेट्स विच यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 months. विद इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 months. और क्या कह सकते हैं कि लिक्विड असेट्स आर इक्वल टू करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड के. ऊपर के तो हम पढ़ ही चुके हैं. बैंक लोन को मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माना हुआ है. ठीक है,
बाकी नीचे वाले आइटम ये करंट लायबिलिटी के हैं. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स आर आवर सप्लायर्स. लिख लो, क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल. वी हैव परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे खरीदा है हमने, फ्यूचर में पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद है बिल्स पेबल. तो जैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था ऐसे ही है यहाँ पे बिल्स पेबल. तो अभी क्या करेंगे हम, ये हमारे क्रेडिटर ने, सप्लायर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और हमसे साइन करवा लिया ताकि हम उसके टाइम पे पेमेंट उसको हम कर सकें. तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गया. ऑल राइट, सो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स बोथ आर अवर करंट लायबिलिटीज एंड इट इज रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल. इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसको भी लिख लो, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू but not paid. So outstanding expenses are the expenses which are due but not paid. उनकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो कोई नहीं, फ्यूचर में पे करना है, इसलिए वो हमारी करंट लायबिलिटी है. इसके नीचे अनअर्न्ड इनकम. इट मीन्स द इनकम विच इज नॉट ड्यू बट स्टिल वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम ड्यू नहीं है, अभी हमने उसको अर्न नहीं किया, वो अनअर्न्ड इनकम है, ड्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एडवांस में रिसीव कर लिया. अब रिसीव कर लिया तो वापस तो नहीं देंगे. वी विल शो इट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज करंट लायबिलिटीज. तो ये करंट लायबिलिटीज के आइटम है, ये करंट असेट्स हैं. होप ये आपको समझ आए. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सी देम अगेन एंड अगेन. थैंक यू.